नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज पांडे। आज मैं आपको बताऊंगा कि ओशो की माताजी ने देश की आज़ादी के लिए क्या किया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि ओशो की माताजी का देश की आज़ादी में योगदान था, और सिर्फ उनकी माताजी का ही नहीं और शायद लाखों करोड़ों माताओं का योगदान था। पहले मैं बता दूं ओशो की माताजी का क्या योगदान था। जिस समय ओशो का जन्म हुआ 1931 में 1931 में, उस समय तक हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। उस समय जो देश के आज़ादी के लिए जो सिपाही लड़ रहे थे, यानी स्वतंत्रता सेनानी, वो कभी भी रात को 10, 11 बजे, 12 बजे जब भी उनको ज़रूरत महसूस होती थी, वो लोग ओशो के घर आ जाते थे और ओशो की माताजी उनके लिए खाना बनाकर खिलाती थी। यानी एक बार में 10, 20, 15 अगर स्वतंत्रता सेनानी आ गए, फ्रीडम फाइटर्स आ गए, तो माताजी उनके लिए सब्जियां बनाना, रोटी बनाना और उन्हें खाना खिलाती थी। सालों भर कभी भी किसी भी दिन, यानी कि ओशो के पिताजी का काम था कमाना, ओशो की माताजी का काम था पकाना, और देश के स्वतंत्रता सेनानियों का काम था देश की आज़ादी के लिए लड़ना। और जब कभी उन्हें भूख लगती थी तो वो लोग रात को आ जाते थे और ओशो के घर में वो लोग भोजन करते थे। कितनी बड़ी बात है, कभी भी किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा कि ओशो की माताजी का क्या योगदान था। उसके अलावा आपको लगता है देश में कितनी करोड़ों माताएं रही होगी उस समय भी। उस समय देश की आबादी 40 करोड़ के आसपास थी। जिन माताओं के भी सपूत देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उन सभी माताओं को हम लोग प्रणाम करना भूल जाते हैं। आज मैं अपनी तरफ से भारत के उन सभी माताओं को प्रणाम करता हूं जिनके सपूतों ने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, जान की कुर्बानी दी। और सपूतों के लिए क्यों, सुपुत्रियां भी थी देश की आज़ादी में। हम लोग बहुत ज़्यादा नाम नहीं जानते हैं, लेकिन देश की आज़ादी में सिर्फ लड़के ही नहीं थे, लड़कियां भी थी। सिर्फ पुरुष ही नहीं थे, महिलाएं भी थी। आज एक और बात मैं क्लियर करना चाहता हूं। जैसे कि आप लोग अध्ययन करते हैं, उसी तरह से मुझे भी, मैं राजीव दीक्षित जी का एक वीडियो देखा था जिसमें वो बता रहे थे कि लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी जी भगत सिंह को बचा सकते थे, फांसी लगने से बचा सकते थे, क्यों नहीं बचाया। मैं भी बात को सुनता हूँ, मेरे बहुत सारे विद्यार्थी हैं, दोस्त हैं, जिन्हें ये अक्सर ये बात कहते हैं कि गांधी जी अगर चाहते तो भगत सिंह को फांसी से बचा सकते थे, उन्होंने क्यों नहीं बचाया। मुझे भी कई बार ये बात खटकती थी कि अगर ऐसी बात थी कि भगत सिंह को बचाया जा सकता था फांसी से, तो गांधी जी ने क्यों नहीं बचाया। इस बारे में राजीव दीक्षित जी कहते हैं, इनका स्टडी का हम लोग दाद देते हैं, बहुत सारा उन्होंने अध्ययन किया था, तब वो बोलते हैं। राजीव दीक्षित जी बताते हैं कि जब भगत सिंह जी को फांसी लग रही थी, उससे कुछ दिन पहले लॉर्ड इरविन नाम के अंग्रेज ने गांधी जी के सामने ये बात रखी कि अगर आप चाहें तो भगत सिंह को फांसी लगने से रोका जा सकता है। गांधी जी ने कहा कि बिना शर्त के। अंग्रेज ने कहा नहीं, शर्त तो है। गांधी जी से अंग्रेजों ने कहा, लॉर्ड इरविन ने कहा था कि भगत सिंह को फांसी से आप बचा सकते हैं, अगर आप चाहें तो भगत सिंह बच सकते हैं फांसी से। गांधी जी ने कहा बिना किसी शर्त के। अंग्रेजों ने कहा नहीं, शर्त है। क्या शर्त थी? शर्त ये थी कि भगत सिंह लिखकर माफ़ी मांगे अंग्रेजों से कि मैंने जो किया वो गलत था। अगर भगत सिंह लिखकर माफ़ी मांगता है अंग्रेजी सरकार से, तब उसे फांसी की सज़ा उसकी माफ़ हो जाएगी। गांधी जी समझ गए, और गांधी जी क्यों, आप सभी समझ गए, हम भी समझ गए। आपको लगता है कि भगत सिंह जी लिखित रूप से माफ़ी मांगेंगे अंग्रेजों से? क्योंकि भगत सिंह जी ने जो भी किया भारत माता के लिए किया, अपने देश के लिए किया, अपने देश की आज़ादी के लिए किया, और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए उन्हें अंग्रेजों के सामने लिख करके क्षमा मांगना पड़े। तब गांधी जी ने उस समय एक व्यक्ति को, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, उन्हें लाहौर जेल भेजा कि जाओ भगत सिंह से ये बात करके आओ कि अगर वो लिखित रूप से माफ़ी मांगेगा तो उसकी फांसी माफ़ हो जाएगी। गांधी जी भी जानते थे आगे क्या होने वाला है, वो आदमी भी जानता था आगे क्या होने वाला है। भगत सिंह जी के पास वो आदमी पहुंचा और उनसे बात किया कि अगर आप अंग्रेज़ों से लिखित रूप से माफ़ी मांगते हैं कि मैंने जो किया वो गलत था, मुझे अंग्रेज़ सरकार से माफ़ी चाहिए, तो आपको फांसी से बचाया जा सकता है। आप सभी जानते हैं भगत सिंह जी ने क्या कहा होगा। भगत सिंह जी ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए मुझे अंग्रेज़ों से लिखित रूप से माफ़ी मांगनी पड़े। यानी कि भगत सिंह जी को
फांसी स्वीकार था, लेकिन अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगना स्वीकार नहीं था, क्योंकि भगत सिंह जी अपने देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। जाहिर बात है कि उसके बाद गांधी जी नहीं बचा पाए भगत सिंह को, ये बात थी। वापस मैं लौटता हूँ देश की आज़ादी के लिए दूसरे कदम में बढ़िए कि ओशो की माता जी ने जिस तरह से अंग्रेज़ों को भगाने वाले, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को भोजन कराया, उसी तरह से देश में लाखों करोड़ों माताएं ऐसी भी थी जिनके बच्चे देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। उन सभी माताओं को आज मैं प्रणाम करता हूँ। उसके बाद दूसरी तरफ आप देखिए ओशो जैसे व्यक्तित्व, ओशो जैसे गुरु, उन्होंने तो बोलना शुरू किया था 1960 के बाद। उन्होंने लौकिक रूप से लोगों में प्रवचन करना शुरू किया। आज उनकी ही देन है कि मैं मन की गुलामी से धीरे धीरे मुक्त हो रहा हूँ, और सिर्फ मन की गुलामी से ही नहीं, बल्कि उन सभी बातों को जो उचित नहीं थी, जिसको मानकर हम लोग बचपन से बैठे हुए थे, ओशो ने ही मुझे मन से आज़ादी दी, गलत चीज़ों से आज़ादी दी। आज मैं एक बार फिर आप सभी से कहना चाहता हूँ, हमारे देश में जो ऊंचाई आज मिली है, बहुत सारी बातें हैं जो जहाँ आप कह सकते हैं कि गुरु, ईश्वर और सरकार में फ़र्क है। आप ईश्वर को भी देखेंगे तो कहेंगे कि किसी को काला बनाया, किसी को गोरा बनाया। आप ईश्वर को भी कह सकते हैं कि भेदभाव तो वहाँ भी है, कोई गरीब के यहाँ जन्म लिया, कोई अमीर के यहाँ जन्म लिया। ईश्वर को डिफाइन करना इतना आसान नहीं है, उनको समझना आसान नहीं है। अगर मैं भेदभाव की बात करूं तो सबसे पहला भेदभाव करने वाला तो मुझे ईश्वर ही दिखाई पड़ते हैं। किसी को सुंदर बनाया, किसी को कम सुंदर बनाया। किसी का जन्म अमीर घर में हुआ जहाँ पहले से बंगला कार सब कुछ है, किसी को गरीब घर में जन्म दिया। तो ईश्वर भेदभाव करते हैं, ये मेरा अपना कहना है। ईश्वर जहाँ कहीं भी हो, मेरे भीतर से लेकर बाहर तक नाराज़ जरूर होंगे, लेकिन मुझे ऐसा ही दिखता है। उसके बाद नंबर आती है सरकार की। सरकार भी भेदभाव करती है। मुझे आश्चर्य होता है जब फॉर्म में कॉलम होता है धर्म के बारे में कि धर्म का टिक लगाइए, नेशनलिटी का टिक लगाइए, फिर आप जनरल है कि ओबीसी है कि माइनॉरिटी है, वहाँ टिक लगाइए, और इन सब के लिए अलग अलग विधान, अलग अलग नियम, अलग अलग सुविधाएं। तो ईश्वर की तरफ से भी भेदभाव है, सरकार की तरफ से भी भेदभाव है, लेकिन गुरु, सदगुरु कभी भी अपने शिष्यों से भेदभाव नहीं करता है। आज चूँकि गुरुवार है, इसलिए मैं आज गुरु पर ही बोलना चाहता था। सदगुरु ही एक ऐसे व्यक्ति हैं, या जो भी कह लीजिए, जो अपने शिष्यों से भेदभाव नहीं करते। उनके लिए सभी शिष्य एक समान हैं, चाहे वो किसी भी घर में जन्मे हो, अमीर घर में या गरीब घर में, उच्च कुल में या निम्न कुल में, कम बुद्धिमान हो, अधिक बुद्धिमान हो। बस एक बात से फर्क पड़ता है, साधक कितना ईमानदार है, इससे फर्क पड़ता है। वो भी गुरु की तरफ से नहीं, साधक की तरफ से। मैं मानता हूँ कि ईश्वर भी भेदभाव करते हैं, मैं मानता हूँ कि सरकार भी भेदभाव करती है, क्योंकि आप तो जानते ही हैं सरकार के जो भी नियम हैं अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हैं। इसके पीछे कारण जो है वो जरूर तार्किक रूप से कुछ न कुछ होता ही होगा। मैं तो अपनी बुद्धि से, अपनी छोटी सी बुद्धि से कह सकता हूँ कि अलग अलग सुविधाएं हैं लोगों के लिए, अलग अलग बंटवारा है। अब बाकी बचते हैं गुरु, यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में क्या आशा करें, साधना करें, वही अच्छा होगा। एक बार फिर से मैं अपनी बात पर लौटता हूँ कि देश की आज़ादी के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी और जिन माताओं ने श्रम किया, अपने बेटों को खोया, उस आज़ादी को बरकरार तो रखना ही है, अपने देश को और आगे बढ़ाना है। बहुत जल्दी फिर 2024 में चुनाव आने वाला है। मैं बहुत अपने तरफ से बात करना चाहता हूँ, जनता से बड़ा कोई इस समय जनार्दन नहीं है। आपने सुना होगा, जनता जनार्दन है। सरकार हो या मंत्री हो या कोई भी हो, इन सब को जनता के लिए काम करना है और जनता ही इन्हें चुनती है। आप सभी जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी इस बात का निर्णय कर लें, आप कैसी सरकार चाहते हैं। जो मौजूदा सरकार है उससे आप खुश हैं या कुछ और चाहते हैं। पॉलिटिक्स पर मैं बोलना पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे रहना तो इसी देश में है, इसी भारत में है। मुझे भी वोट देना है, मुझे भी सरकार के फैसलों का प्रभाव सहना पड़ता है, अच्छा या बुरा। सरकार के चुनाव में मेरा भी योगदान है, मुझे भी वोट देना है, तो मैं इससे अलग कैसे रह सकता हूँ। राजनीति पर बोलना मेरा प्रिय विषय तो नहीं है, लेकिन राजनीति में भाग लेना सभी भारतीयों का, सभी नागरिकों का कर्तव्य है,
क्योंकि हम कोई साधु सन्यासी नहीं है जो जंगल में रहते हैं। हम एक सामाजिक प्राणी हैं और समाज में रहते हैं। हमारा प्रथम कर्तव्य मातृभूमि के प्रति है, अपने देश के प्रति है, और देश की जो सरकार है वो देश चलाती है। मौजूदा सरकार या फिर सरकार कैसी होनी चाहिए, इसका निर्णय जनता स्वयं करे, जजमेंट करे, क्या वो खुश है या फिर वो क्या चाहती है। एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।